बारिश में मायके वर्सेस ससुराल की बरसाती दावत। तेज बिजली की कड़कड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। मोहल्ले में बच्चे बारिश का आनंद ले रहे हैं। जगह जगह पानी भर चुका है। उसी मोहल्ले में एक साधारण से घर के बाहर कमर तक पानी में आर्या फटे पुराने कपड़ों में नाली साफ कर रही है। वह नाली में फंसा कचरा अपने हाथों से निकाल रही है। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके हैं। बारिश का ठंडा पानी और तेज हवा से उसका शरीर कांप रहा है। घर के बरामदे में महेश, सुनीता, अर्जुन और काव्या गरम चाय और पकौड़ों का आनंद ले रहे हैं। माँ, इसे देखो, पूरी कीचड़ बन गई है। इतनी बारिश में इसे काम करते देखकर तो मजा आ रहा है। अभी रुको, असली मजा तो अब आएगा। काव्या, फ्रिज से सबसे ठंडे पानी की बोतल लेकर आ। काव्या फ्रिज से बर्फ जैसा ठंडा पानी लाकर सुनीता को देती है। आज तेरी ये बरसात मैं हमेशा के लिए यादगार बना दूंगी। सुनीता पूरी बोतल का बर्फ जैसा ठंडा पानी आर्या के ऊपर उड़ेल देती है। माँ, ऐसा मत करो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अरे ओ बारिश की चुड़ैल, जरा सा पानी क्या गिरा? तू तो ऐसे कांप रही है जैसे मिर्गी का दौरा पड़ गया हो। सुनीता गुस्से में आर्या का हाथ पकड़कर मरोड़ देती है। माँ, छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है। रोना धोना बंद कर, चुपचाप नाली साफ कर। जब तक नाली पूरी साफ नहीं होगी, घर के अंदर कदम मत रखना। बारिश का मजा तो इंसान लेते हैं, तू तो बस किचन की नाली साफ करने के लिए बनी है। आर्या आंसू पोंछते हुए कांपते हाथों से फिर नाली साफ करने लगती है। बारिश लगातार होती रहती है। कुछ देर बाद आर्या नाली साफ कर चुकी होती है। वह ठंड से कांप रही होती है। ये लो बाल्टी, बाहर ही नहा लेना, फिर सीधे रसोई में जाना, घर में गंदगी लेकर मत घुसना। आर्या ठंड से कांपते हुए घर के बाहर ही बाल्टी से नहा लेती है और भीगे कपड़ों में रसोई की ओर चली जाती है। पूरा परिवार आने वाली दावत की बातें कर रहा होता है। इस बार ऐसी दावत करेंगे कि पूरा मोहल्ला हमारी ही चर्चा करेगा। सारे रिश्तेदार को भी बुलाओ, सबको पता चलना चाहिए हमारा रुतबा क्या है। सब लोग हमारी तारीफ करते नहीं थकते। आज 30-40 लोगों का खाना बनेगा। आर्या, जल्दी इधर आ। चाय, पकौड़े, कचौरी, पूरी और सब्जी सब कुछ तू ही बनाएगी। माँ, मेरे हाथ बहुत ठंडे हैं, थोड़ा गर्म हो जाने तो फिर काम शुरू कर दूंगी। हाथ ठंडे हैं या काम करने का बहाना है? इसके बहाने भी खत्म नहीं होते ना। इसे 2 लोगों का खाना बनाने में रोना आता है, आज 40 लोगों का बनाना है। महेश पास रखी बेल्ट हाथ में उठा लेते हैं। हमारे घर में बहाने नहीं चलते, काम करेगी या समझाऊं? जी, अभी करती हूँ। और सुन, खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी मेहमान ने शिकायत की तो अच्छा नहीं होगा। आर्या डरते हुए रसोई में चली जाती है और अकेले ही 30 से 40 लोगों के लिए खाना बनाने लगती है। आर्या रसोई में लगातार काम कर रही होती है। कढ़ाई में गर्मा गर्म पकौड़े तल रहे होते हैं। भूख से उसकी नजर बार बार पकौड़ों पर चली जाती है। आर्या धीरे से एक पकौड़ा उठाती है और खा लेती है। काव्या पीछे से देख लेती है। माँ देखो, ये मेहमानों का खाना चोरी करके खा रही है। हिम्मत कैसे हुई तेरी मेहमानों का खाना चुराने की? सुनीता झाड़ू उठाकर आर्या को मारती है। माँ, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी थी। तेरी आंखों से बहता ये पानी देखकर मेरा कलेजा नहीं पिघलने वाला। चुपचाप कढ़ाई में हाथ चला। तेरे खाने से पहले मेहमान खाएंगे, इतनी सी बात भी समझ नहीं आती? तेरे तो शक्ल पर ही मुफ्त की नौकरानी का ठप्पा लगा हुआ है। जरा शीशे में जाकर अपनी ये रोरी सूरत तो देख। अगर दोबारा खाने को हाथ लगाया ना तो अभी तो सिर्फ झाड़ू पड़ी है, आगे क्या होगा सोच भी नहीं पाएगी तू। हम यहाँ कड़क चाय की चुस्कियाँ लेंगे और तू धुएं में अपनी बची कुची अकल के पकौड़े तल। पूरे गांव का पेट भर जाएगा आज, पर तुझे दावत की जूठन भी चखने नहीं दूंगी। जी माँ। आर्या चुपचाप आंसू पोंछकर फिर से खाना बनाने लगती है। कुछ समय बाद 30 से 40 लोगों का पूरा खाना तैयार हो जाता है। आर्या, अब पूरे मोहल्ले और रिश्तेदारों को बुला कर आ। आर्या खिड़की से बाहर तेज बारिश देखती है। पिताजी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, अगर भैया बाइक से चले गए तो सबको जल्दी बुला लेंगे। इतना सुनते ही महेश बेल्ट उठा लेता है। मेरा बेटा बारिश में भीगेगा? काम करने के लिए तू है या मेरा बेटा? जरा सी हवा क्या चली, मुंह फुलाकर बैठ गई। तेरे नखरे उठाने के लिए बाप ने जायदाद नहीं छोड़ी है। चल पैदल जा, वैसे भी तुझे भीगने की आदत है।
सारे मोहल्ले वाले हमारी दावत के गीत गाएंगे और तू अपनी फूटी तकदीर लेकर बारिश में भटकती रहना। आर्या सिर झुकाकर तेज बारिश में छाता लेकर पैदल ही मोहल्ले और रिश्तेदारों को बुलाने के लिए निकल जाती है। तेज बारिश में पूरी तरह भीग चुकी आर्या एक एक घर जाकर दावत का न्योता देने लगती है। नमस्ते, आज शाम हमारे घर दावत है, आप सभी जरूर आइए। और बेटी तू तो पूरी भीग गई, इतनी बारिश में तुझे अकेले भेज दिया? जी, मुझे ही सबको बुलाने के लिए कहा गया है। अच्छा, हम जरूर आएंगे, पहले अपना ध्यान भी रखना। आर्या अगले घर पहुंचती है। नमस्ते, आज हमारे घर दावत है, आप परिवार सहित आइएगा। अरे पहले खुद तो देख, पूरी भीग कर कांप रही है और लोगों को दावत का न्योता दे रही है। लगता है तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें बारिश का ढाकिया बना दिया है। जी, आप लोग जरूर आइए। आर्या एक रिश्तेदार के घर पहुंचती है। चाचा जी, आज हमारे घर दावत है, आप सबको बुलाने आई हूँ। अरे आर्या, तू इस हालत में किसी और को भेज देते। बेटे, तेरे हाथ तो ठंड से कांप रहे हैं। जी, मैं चलती हूँ, अभी और लोगों को बुलाना है। एक एक करके आर्या बारिश में भीगते हुए पूरे मोहल्ले और रिश्तेदारों को दावत का निमंत्रण देती है। शाम तक बारिश हल्की हो जाती है और दावत शुरू होते ही मेहमान आने लगते हैं। काव्या नए कपड़े पहनकर मुस्कुराते हुए सभी को खाना परोसती है। लीजिए अंकल, गर्मा गर्म कचौरी। आंटी, ये पूरी और आलू की सब्जी भी लीजिए। वाह, क्या स्वाद है, इतने स्वादिष्ट पकौड़े मैंने बहुत दिनों बाद खाए हैं। कचौरी तो बिल्कुल हलवाई जैसी बनी है। पूरी सब्जी चटनी, हर चीज का स्वाद कमाल है, कमाल। सच कहूँ, इतनी बढ़िया दावत की उम्मीद नहीं थी। खाना बनाने वाले के हाथों में तो सचमुच जादू है। आखिर मेहनत भी तो पूरी की है हमने। अरे ये सब हमारी छोटी बेटी काव्या ने बनाया है। अरे माँ, आप भी। बेटी तुम्हारे हाथों में तो सचमुच स्वाद बसता है। भगवान करे तुम्हें हमेशा ऐसे ही तारीफ मिले। धन्यवाद। उसी समय रसोई में आर्या चुपचाप जूठे बर्तन धो रही होती है। एक कोने में बचा हुआ जूठा खाना एक प्लेट में आर्या के लिए रख दिया गया होता है। पहले मेहमान खाएंगे, फिर इसकी बारी आएगी। इसे वही दे देना जो बच जाए, इसके लिए इतना ही काफी है। तेरी किस्मत भी उस भीगे हुए पापड़ जैसी है, कितनी भी कोशिश कर ले कभी करारी हो ही नहीं सकती। तभी अचानक घर के बाहर एक महंगी काली कार आकर रुकती है। तेज बारिश की वजह से कार बीच रास्ते में बंद पड़ गई होती है। कार का इंजन दोबारा स्टार्ट नहीं हो रहा होता। अरे ये इतनी महंगी कार हमारे घर के सामने किसकी आकर रुक गई? लगता है बारिश की वजह से गाड़ी खराब हो गई है। घर के अंदर बैठे सभी लोगों की नजरें कार की ओर टिक जाती हैं। घर के बाहर खड़ी महंगी कार का दरवाजा खुलता है। उसमें से एक सम्मानित और सादगी से भरा व्यक्तित्व वाले व्यक्ति उतरते हैं। नमस्ते, बाहर बहुत तेज बारिश है, अगर अनुमति हो तो थोड़ी देर अंदर रुक जाऊं? अरे आइए आइए, ये आपका ही घर है। मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। धन्यवाद, पहले थोड़ा पानी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। जी, रसोई उधर है, आप बेझिझक पानी ले लीजिए। रघुवीर पानी लेने के लिए रसोई की ओर बढ़ते हैं। तभी रसोई के अंदर से ऊंची आवाज सुनाई देती है। वे खिड़की के पास रुक जाते हैं। सुन ले, तू बाहर किसी को दिखाई नहीं देनी चाहिए। जी माँ। अगर तुझे किसी ने देख लिया तो मेरी छोटी बेटी की शादी कैसे होगी? आर्या, तो यही रसोई में छिपी रह, बाहर आने की जरूरत नहीं है। अगर एक भी मेहमान के सामने तेरा रोना धोना शुरू हुआ तो इसी खौलते तेल में तेरा हाथ डाल दूंगी। जी, मैं बाहर नहीं आऊंगी। सारे मोहल्ले वाले हमारी दावत के गीत गाएंगे और तो कोने में बैठकर अपनी फूटी तकदीर पर मातम मनाना। रघुवीर खिड़की से यह सब चुपचाप देखते रहते हैं। उनके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है। बिना कुछ कहे रघुवीर वापस लौटने लगते हैं। अरे पानी तो पी लीजिए। नहीं, अब मुझे चलना चाहिए, फिर कभी मिलेंगे। इतना कहकर रघुवीर चुपचाप बाहर निकल आते हैं। कुछ दिनों बाद दोपहर के समय एक बार फिर वही महंगी कार घर के बाहर आकर रुकती है। रघुवीर अपने परिवार के साथ घर के अंदर आते हैं। आइए आइए रघुवीर जी, आपका स्वागत है। अरे मुझे तो पहले से विश्वास था, देखना हमारी काव्या आपको जरूर पसंद आएगी। काव्या, जल्दी तैयार हो जाओ, मेहमान तुम्हें देखने आए हैं। काव्या अच्छे कपड़े और गहने पहनकर मुस्कुराते हुए सबके सामने आकर बैठ जाती है। नमस्ते। नमस्ते बेटी। यही हमारी बेटी काव्या है। पढ़ी लिखी है?
घर का सारा काम भी जानती है। रघुवीर कुछ पल चुपचाप काव्या को देखते हैं और फिर धीरे से बोलते हैं, मुझे आपकी ये बेटी नहीं, आर्या से मिलना है। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। जी क्या कहा आपने? मुझे आर्या से मिलना है। आर्या? वो दरअसल जिस बेटी को आप नौकरानी बताकर सबसे छिपा रहे थे, मैं उसी आर्या के लिए अपने बड़े बेटे का रिश्ता लेकर आया हूं। महेश, सुनीता, अर्जुन और काव्या एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी तो मुझे उस दिन दूर हो गई जब मैंने रसोई की खिड़की से सच अपनी आंखों से देखा। आर्या को मेहमानों से छिपा रहे थे, उसे डरा रहे थे। रसोई के दरवाजे के पीछे खड़ी आर्या ये सब सुन रही होती है। आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक दिखाई देने लगती है। रघुवीर जी, आप गलत समझ रहे हैं। नहीं महेश जी, मैंने जो देखा था उसे गलत नहीं समझ सकता। जिस लड़की ने इतने अपमान के बाद भी अपने संस्कार नहीं छोड़े, वही मेरे घर की बहू बनने योग्य है। पूरा परिवार हक्का बक्का रह जाता है। पहली बार किसी बड़े के मुंह से अपने लिए सम्मान और अपनापन सुनकर आर्या की उसके चेहरे पर वर्षों बाद एक फीकी मुस्कान उभर आती है। क्या आर्या घर पर है? वो अभी काम कर रही है। उसे बुलाइए यहाँ। आर्या धीरे धीरे सिर झुकाए बाहर आती है। नमस्ते। खुश रहो बेटी। जीती रहो बेटी। एक बात मैं पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमें इस रिश्ते में ना दहेज चाहिए और ना किसी तरह का दिखावा। हमें सिर्फ एक संस्कारी और अच्छे स्वभाव वाली बेटी चाहिए, बाकी सब हमारे लिए मायने नहीं रखता। जी जी, जैसी आपकी इच्छा। हमें भी यही मंजूर है। रघुवीर अपने परिवार के साथ वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही घर का माहौल अचानक बदल जाता है। महेश, सुनीता, अर्जुन और काव्या चारों तरफ से आर्या को घेर लेते हैं। तेरी किस्मत तो खुल गई, लेकिन याद रख हमारी मर्जी के बिना एक कदम भी नहीं चलेगी। अपने ससुराल वालों से हमारे बिजनेस में मदद करवाएगी। सबसे पहले इस घर का फायदा होना चाहिए। और याद रख, अगर हमारी बात नहीं मानी तो तेरे लिए मायके के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अब इतना बड़ा घर मिल रहा है तो उसका फायदा उठाना भी सीख ले। वहाँ जाकर भूल मत जाना कि तू किस घर से गई है। जो कहेंगे वही करेगी, वरना अच्छा नहीं होगा। जी। आर्या चुपचाप सिर झुका लेती है। वह किसी बात का जवाब नहीं देती। कुछ दिनों बाद सादगी से आर्या और रघुवीर के बड़े बेटे का विवाह संपन्न हो जाता है। बिना किसी दहेज और बिना किसी दिखावे के आर्या अपने नए घर के लिए विदा हो जाती है। गृह प्रवेश के अगले दिन सुबह आर्या जल्दी उठ जाती है। वह आदत के अनुसार झाड़ू उठाकर घर साफ करने लगती है। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? सावित्री प्यार से आर्या का हाथ पकड़ लेती हैं। माँ जी, मुझे लगा पहले घर का काम कर लेना चाहिए। किसने कहा कि तुम्हें ये सब करना है? मैं तो हमेशा यही करती आई हूँ। इस घर में काम करने के लिए नौकर है, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इस घर की बहू हो, हमारे परिवार का हिस्सा हो। तुम्हें यहाँ काम करवाने के लिए नहीं लाया गया। माँ जी, मेरे लिए किसी ने आज तक ऐसा नहीं कहा। अब ये घर तुम्हारा भी है, यहाँ तुम्हें सम्मान और अपनापन मिलेगा। आर्या की आंखें भर जाती हैं। वह चुपचाप अपने आंसू पोंछ लेती है। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठता है। बहू, इधर आकर बैठो। जी, पहले आप सब खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। नहीं बहू, हमारे घर का नियम अलग है। रघुवीर अपने हाथों से आर्या को थाली में खाना परोसते हैं। पिताजी आप? हाँ बहू, इस घर में सबसे पहले बहू खाना खाएगी, उसके बाद हम सब खाएंगे। जब तक तुम पहला निवाला नहीं खाओगे, कोई भी खाना शुरू नहीं करेगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना सम्मान मिलेगा। बेटी, सम्मान हर इंसान का अधिकार होता है। अब बिना झिझक के खाना खाओ। आर्या पहली बार बिना किसी डर, बिना किसी ताने और बिना किसी घबराहट के भरपेट खाना खाती है। उसकी आंखों में खुशी और अपनापन साफ दिखाई देता है। कुछ दिनों बाद फिर से बारिश शुरू हो जाती है। पूरे घर में बरसाती दावत की तैयारी होने लगती है। इस बार की बरसाती दावत यादगार होगी। सभी रिश्तेदार और पड़ोसियों को निमंत्रण भेज दो। बरसात का असली आनंद अपने लोगों के साथ ही आता है। और इस बार की दावत हमारी बहू के स्वागत में होगी। माँ जी, मैं रसोई में जाकर खाना बनाना शुरू कर देती हूँ। बिल्कुल नहीं,
आज तुम मेहमान हो और वैसे भी घर में इतने नौकर किस लिए हैं? आज सारा खाना वही बनाएंगे। तुम इस घर की बहू हो, नौकरानी नहीं। जी माँ जी। क्यों ना दावत शुरू होने से पहले हम बारिश का मजा लेने बाहर घूमने कैंप चले? हाँ हाँ, वहाँ गर्मा गर्म चाय, हल्का नाश्ता और बारिश का मजा आ जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा, बहुत दिन हो गए कहीं घूमने नहीं गए। चलो आज सब साथ में चलते हैं। चलिए, आज का दिन सिर्फ परिवार के नाम। कुछ देर बाद पूरा परिवार कार से पहाड़ियों के बीच बने एक सुंदर रेन कैंप में पहुंच जाता है। सामने झरना बह रहा होता है, चारों तरफ हरियाली, ठंडी हवा और हल्की हल्की बारिश का मनमोहक दृश्य होता है। सभी लोग कैंप में रखी कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। गरम गरम चाय और हल्का नाश्ता सबके सामने परोसा जाता है। तो बहू, पहले चाय पी लो, बारिश में इसकी चुस्की का मजा ही अलग होता है। धन्यवाद माँ जी। अरे जल्दी खाइए, नहीं तो मैं सारे पकौड़े खत्म कर दूंगा। तुम्हारी ये आदत कभी नहीं जाएगी। परिवार के साथ बैठकर हंसना, यही तो सबसे बड़ी दौलत है। पिताजी, अगली बरसाती दावत भी यहीं करेंगे। अगर सब साथ हों तो हर जगह दावत बन जाती है। सभी लोग हंसते हुए चाय की चुस्कियां लेते हैं, बारिश का आनंद उठाते हैं और घंटों तक बात करते रहते हैं। आर्या अपने सामने बैठे परिवार को देखती है। कोई उसे डांट नहीं रहा, कोई ताने नहीं दे रहा। हर चेहरे पर उसके लिए अपनापन और सम्मान है। क्या सच में यही मेरी जिंदगी है या मैं कोई खूबसूरत सपना देख रही हूँ? बारिश की फुहारों के बीच आर्या के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान फैल जाती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि परिवार का असली अर्थ प्यार, सम्मान और अपनापन होता है। शाम को पूरा परिवार वापस घर लौट आता है। कुछ ही देर में बरसाती दावत शुरू हो जाती है। डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार, रिश्तेदार और पड़ोसी बैठकर हंसी खुशी खाना खा रहे होते हैं। सब लोग आराम से खाइए, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बताइए। आज की दावत सिर्फ खाने की नहीं, अपनेपन की भी है। सभी लोग हंसी खुशी खाना खा रहे होते हैं। तभी आर्या के मोबाइल पर बार बार माँ की कॉल आती है। वह हर बार कॉल काट देती है, लेकिन उसके हाथ कांपने लगते हैं और चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। ये सब रघुवीर चुपचाप देख रहे होते हैं। बेटा, कोई परेशानी है क्या? आर्या सिर झुका लेती है। उसके होंठ कांप रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। बेटी, दर्द छिपाने से कभी कम नहीं होता। भाभी, अगर कोई बात है तो निसंकोच बताइए। इतना सुनते ही आर्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह खुद को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज भर्रा जाती है। मैंने आज तक किसी को कुछ नहीं बताया, हमेशा सब कुछ अपने अंदर दबा कर रखा। बेटा, आज अपने परिवार के बीच बैठी हो, जो मन में है खुलकर कहो। अब तुम अकेले नहीं हो। अगर आप सब सुनना चाहते हैं तो आज मैं आपको अपने बचपन से लेकर शादी तक की पूरी कहानी सुनाऊंगी। आर्या की बात सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। सभी की नजरें उस पर टिक जाती हैं। आर्या गहरी सांस लेती है। उसकी आंखों में बचपन की अनगिनत यादें तैरने लगती है। मेरे जन्म के कुछ समय बाद पिताजी के व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उस दिन के बाद घर वालों ने उस नुकसान का कारण अंधविश्वास में आर्या को मान लिया। उन्हें लगने लगा कि आर्या उनके घर की बदकिस्मती है। इसके पैदा होते ही हमारे घर की बरकत चली गई। इस लड़की के कदम हमारे लिए अशुभ हैं। समय बीतता गया, लेकिन घर में होने वाली हर परेशानी का दोष आर्या पर ही डाला जाने लगा। तुझे पैदा करके कौन सा पाप धोया था मैंने? दिन रात बस मुफ्त की रोटियां तोड़ती है। तो जैसी कर्मचारी अगर घर में रहे तो घर में कभी बरकत हो ही नहीं सकती। बचपन से ही आर्या को प्यार की जगह ताने और अपमान मिले। अगर घर में कोई सामान टूट जाता, जरूर इस मनहूस की वजह से हुआ होगा। अगर व्यापार में कोई नुकसान हुआ होता, सुबह सुबह इसका चेहरा देख लिया था, तभी सारा काम बिगड़ गया। अगर अर्जुन या काव्या कोई गलती करते, इसमें मेरी क्या गलती है, इसकी वजह से हुआ होगा। इसकी किस्मत ही खराब है। धीरे धीरे मुझे भी लगने लगा शायद सच में सारी गलती मेरी ही है। फिर समय बीतता गया। आर्या बड़ी होती गई, लेकिन उसके साथ होने वाला व्यवहार कभी नहीं बदला। बरसात के दिनों में उसे कमर तक गंदे पानी में उतारकर नालियां साफ करवाई जाती थी। ठंड से कांपने पर भी उसके ऊपर बर्फ जैसा ठंडा पानी डालकर उसे सजा दी जाती थी। सुबह से भूखी रहने के बाद जब उसने एक पकौड़ा खाया, तब भी उसे सबके सामने अपमानित किया गया। मेहमानों का खाना चुराती है। दोबारा हाथ लगाए तो अंजाम याद रहेगा। ज्यादा ये भीगी बिल्ली वाला ड्रामा मत कर, वरना इसी खौलती कढ़ाई में तेरा मुंह डुबो दूंगी।
उस दिन मुझे समझ आ गया था कि उस घर में मेरी भूख की कोई कीमत नहीं थी। रिश्तेदारों और पड़ोसियों के सामने आर्या को बेटी नहीं नौकरानी बताकर छिपाया जाता। शादी तय होने के बाद भी मुझे धमकियां मिलती रही, अगर ससुराल वालों से फायदा नहीं उठाया तो तेरा जीना मुश्किल कर देंगे, मायके का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। बस यही मेरी पूरी कहानी है। इतना कहते ही आर्या फूट फूट कर रो पड़ती है। कमरे में गहरा सन्नाटा छा जाता है। रघुवीर, सावित्री और पूरा परिवार स्तब्ध होकर उसकी ओर देखता रह जाता है। सभी की आंखें नम हो जाती हैं। सावित्री धीरे धीरे आगे बढ़ती है और आर्या को अपने गले लगा लेती है। बस बेटी, अब और नहीं, आज से तुम्हारा हर आंसू इस घर की जिम्मेदारी है। जिसने जितना दुख देखा होता है वो उतनी ही बड़ी खुशी का हकदार होता है। अब तुम्हें कभी अकेले नहीं रोना पड़ेगा। आर्या सावित्री के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ती है। बेटी, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। उसकी एक झलक तो मैंने उसी दिन रसोई की खिड़की से देख ली थी। तुम्हारी सहन करने की शक्ति बहुत बड़ी है। इतना सब सहकर भी तुमने किसी के लिए नफरत नहीं रखी। अब तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम सब तुम्हारे साथ हैं बेटा। इस घर में तुम्हें सिर्फ सम्मान, अपनापन और खुशियां मिलेंगी। अब तुम्हें डर कर जीने की जरूरत नहीं। तुम्हारे मायके वाला तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब तक मैं हूं तुम्हें कोई डराने या रुलाने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम्हारी मुस्कान ही अब मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। भाभी, अब ये घर आपका है, अपना घर है। हम सब मिलकर आपको इतना खुश रखेंगे कि पुराने दुख खुद ब खुद यादों से मिटने लगेंगे। आर्या एक एक करके सबकी ओर देखती है। पहली बार उसे महसूस होता है कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बल्कि प्यार, सम्मान और अपनापन से भी बनते हैं। आप सबने मुझे जितना अपनापन दिया है, शायद मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसा परिवार मिलेगा। पूरा परिवार मुस्कुराते हुए आर्या के साथ खड़ा होता है। वर्षों से उसके दिल में दबा दर्द आज आंसुओं के साथ बह चुका होता है। उसके चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि एक नई उम्मीद दिखाई देती है। अगली सुबह रघुवीर, सावित्री, आदित्य, रोहन और आर्या हॉल में बैठे होते हैं। डोरबेल बजती है। दरवाजा खुलता है। सामने महेश, सुनीता, अर्जुन और काव्या खड़े होते हैं। उनके चेहरों पर अपनापन नहीं बल्कि मजबूरी और स्वार्थ साफ दिखाई दे रहा होता है। हमारा व्यापार पूरी तरह डूब गया है। आपके इतने बड़े कारोबार के सामने हमारी परेशानी कुछ भी नहीं है। अगर आप थोड़ा हाथ पकड़ लें तो सब समझ जाएगा। आखिर हम आर्या के अपने हैं, अपने लोग ही मुश्किल समय में काम आते हैं। आर्या बिना कुछ बोले सबकी बातें सुनती रहती है। कुछ पल बाद वो धीरे से बोलती है। जब मैं आपकी अपनी थी तब बरसात में कमर तक गंदे पानी में उतार कर नाली कौन साफ करवाता था। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। जब मैं ठंड से कांप रही थी तब मेरे ऊपर बर्फ जैसा ठंडा पानी किसने डाला था। महेश, सुनीता, अर्जुन और काव्या एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। जब मैं सुबह से भूखी थी तब सिर्फ एक पकौड़ा खाने पर मुझे किसने मारा था। चारों की नजरें शर्म से झुक जाती हैं। रिश्तेदारों के सामने मुझे बेटी नहीं नौकरानी किसने कहा था। बेटा, जो हुआ उसे भूल जा। इस बार हमारी मदद कर दे प्लीज। हमसे गलती हो गई थी बेटी। एक मौका दे दे, हम सच में मजबूर हैं। मदद इंसानियत देखकर की जाती है पापा, मजबूरी देखकर नहीं। मैं आप सबसे नफरत नहीं करती, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर अब कोई रिश्ता नहीं निभा सकती। हॉल में फिर से गहरा सन्नाटा छा जाता है। महेश जी, अगर आप सच में अपनी बेटी से रिश्ता निभाने आए हैं तो इस घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आए हैं तो इस घर की बहू को किसी भी तरह से परेशान करने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। महेश, सुनीता, अर्जुन और काव्या शर्म से सिर झुका लेते हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती कि नजर उठाकर किसी की ओर देख सकें। कुछ पल बाद चारों धीरे धीरे खड़े हो जाते हैं। अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो अब आप जा सकते हैं। चलिए मम्मी, चलिए पापा, अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। चारों बिना कुछ कहे चुपचाप घर से बाहर निकल जाते हैं। आर्या की आंखें नम होती हैं, लेकिन इस बार उनमें डर नहीं होता। उसके चेहरे पर आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की एक नई चमक दिखाई देती है। मायके वाले जाने के कुछ ही देर बाद फिर से तेज बारिश शुरू हो जाती है। घर का भारी माहौल धीरे धीरे हल्का होने लगता है। लगता है हमारी बरसाती दावत अभी अधूरी है। रामू, अरे सबके लिए गर्मा गर्म चाय पकौड़े बना दो भाई। बिल्कुल पिताजी, बारिश और पकौड़े, इससे अच्छा मेल हो ही नहीं सकता। चलिए सब लोग डाइनिंग टेबल पर चलते हैं। कुछ ही देर में पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है।
गर्मा गर्म चाय और ताजे पकौड़े सबके सामने परोस दिए जाते हैं। सावित्री एक प्लेट उठाकर प्यार से आर्या की ओर बढ़ाती है। इस घर का नियम याद है ना? पहला पकौड़ा हमारी बहू आर्या खाएगी, उसके बाद ही कोई और खाएगा। ये सुनते ही आर्या की आंखों के सामने पुराने बरसात के दृश्य घूमने लगते हैं। कमरे तक भरा गंदा पानी, नाली साफ करना, बर्फ जैसा ठंडा पानी, भूख, अपमान और सिर्फ एक पकौड़ा खाने की सजा। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। कांपते हाथों से वो धीरे से पहला पकौड़ा उठाती है, लेकिन इस बार उसे रोकने वाला कोई नहीं था, डांटने वाला कोई नहीं था। पूरा परिवार उसके पहला निवाला खाने का इंतजार कर रहा था। धन्यवाद। आर्या पहला पकौड़ा खाती है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकलते हैं। अब हर बरसात तुम्हें डर और दर्द नहीं, सिर्फ खुशियां याद दिलाएंगी। अब हम भी पकौड़े खा सकते हैं या नहीं? पिताजी, मैं तो कब से इजाजत का इंतजार कर रहा था। लो, अब सब लोग शुरू करो। भाभी, आज तो आपकी वजह से हमें भी पकौड़े खाने की अनुमति मिली है। पूरा परिवार हंसते हुए गरम चाय और पकौड़े का आनंद लेने लगता है। एक बार फिर हंसी से गूंज उठता है पूरा परिवार। कुछ देर बाद आर्या बालकनी में जाकर बारिश को निहारने लगती है। क्या सोच रही हो? कभी यही बरसात मेरा बचपन छीन कर ले गई थी, और आज इसी बरसात ने मुझे मेरा परिवार दे दिया। कभी कभी जिंदगी सबसे खूबसूरत तोहफे भी उसी रास्ते से देती है जहाँ से सबसे ज्यादा दर्द मिलता हो। बहू, बारिश का मजा अकेले नहीं लिया जाता। चलो अब एक पारिवारिक फोटो हो जाए। इस बरसाती दावत की याद हमेशा रहेगी। और फोटो में पकौड़े भी दिखने चाहिए, वरना कोई यकीन नहीं करेगा कि बरसाती दावत थी। पूरा परिवार बालकनी में एक साथ खड़ा होकर बारिश का आनंद लेने लगता है। आर्या के चेहरे पर सुकून, सम्मान और अपनेपन की भरी मुस्कान होती है। जिस बरसात ने कभी उसकी आंखों में आंसू दिए थे, उसी बरसात ने आज उसकी जिंदगी में खुशियां भर दी थी। कुछ महीने बीत जाते हैं। आर्या के आने के बाद रघुवीर का व्यापार लगातार तरक्की करने लगता है। नए ऑर्डर मिलने लगते हैं और कारोबार पहले से कई गुना बढ़ जाता है। पूरे घर में खुशी का माहौल होता है। पिताजी, इस महीने भी कंपनी ने नया रिकॉर्ड बना दिया। पिछले कई सालों में इतना मुनाफा कभी नहीं हुआ था। बहू के कदम सच में खुशियाँ लेकर आए हैं। खुशियां बहू के कदमों से नहीं, घर के प्यार और मेहनत से आती हैं। उसी दिन रघुवीर अपने पूरे परिवार के साथ आर्या के मायके पहुंचते हैं। महेश, सुनीता, अर्जुन और काव्या उनका स्वागत करते हैं। आइए आइए, अंदर आइए। महेश जी, आज मैं एक बात कहने आया हूँ। बहू के हमारे घर आने के बाद हमारे व्यापार में पहले से कहीं ज्यादा तरक्की हुई है। मुनाफा भी लगातार बढ़ा है। जी, लेकिन मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि ये सिर्फ आर्या की वजह से हुआ है। जिस दिन आपने अपने व्यापार के नुकसान का दोष आर्या के जन्म पर डाल दिया था, उसी दिन आपने सबसे बड़ी गलती कर दी थी। व्यापार किसी इंसान के जन्म से नहीं चलता, ना किसी बेटी के आने से व्यापार डूबता है, और ना किसी बहू के आने से अपने आप चल पड़ता है। व्यापार अपनी मेहनत, सही निर्णय, समय और कर्म से चलता है। अगर आज हमारे व्यापार में तरक्की हुई है तो वह हमारी पूरी टीम की मेहनत का परिणाम है। इसलिए किसी बच्चे को बदकिस्मत या भाग्यशाली कहना सिर्फ अंधविश्वास है। पूरा घर शांत हो जाता है। महेश, सुनीता, अर्जुन और काव्या के चेहरे शर्म से झुक जाते हैं। रघुवीर जी, आपने हमारी आंखें खोल दी। हमने अपने ही घर की बेटी के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। आर्या, मुझे माफ कर दे बेटी। मैंने अंधविश्वास में आकर तुझे ही हर दुख का कारण मान लिया। दीदी, मैंने भी हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया है। दीदी, मुझे माफ कर दो, मैं कभी अच्छी बहन नहीं बन सकी। आर्या की आंखें भी नम हो जाती हैं। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मेरे मन में किसी के लिए कोई शिकायत नहीं है। सुनीता दौड़कर आर्या को गले लगा लेती है। आज पहली बार मैं अपनी बेटी को गले लगा रही हूँ। थोड़ी देर बाद रसोई में सुनीता और काव्या मिलकर आर्या की पसंद का खाना बनाती हैं। माँ, दीदी के लिए गर्मा गर्म पकौड़े भी बनाते हैं। हाँ, आज मेरी बेटी भरपेट खाएगी। कुछ ही देर बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। आर्या, आज पहला निवाला मेरी बेटी खाएगी। सुनीता अपने हाथों से आर्या को पहला निवाला खिलाती है। माँ, बेटी, आज मुझे माफ कर दे। महेश भी आगे बढ़कर आर्या के सर पर हाथ रखता है। आज से तू हमारे लिए बदकिस्मत नहीं, हमारी सबसे बड़ी खुशी है बेटा। आज एक बेटी नहीं जीती, आज अंधविश्वास हार गया है। दोनों परिवार एक साथ बैठकर भोजन करते हैं।
बरसात की हल्की फुहारें फिर से शुरू हो जाती हैं, लेकिन इस बार वह बरसात दर्द की नहीं बल्कि रिश्तों के फिर से जुड़ने की गवाह बनती है। उस दिन केवल एक परिवार नहीं बदला, बल्कि एक अंधविश्वास भी हमेशा के लिए टूट गया।